ग्रुप्स के मामले में मेरी एक कोशिश थी कि पिछले साल भी हमने ये किया था, अब तो मैं वो कर नहीं पाया हूँ समय के अभाव के कारण। तो अगर आप में से कुछ लोग उसमें वॉलंटियर करेंगे, और मैं वॉलंटियर्स केवल परफॉर्मर्स को ही बनाऊंगा कि जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप में से मैं कुछ लोगों को चाहता हूँ कि हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं। हमारा जो अभी ग्रुप है वो 120, 30, 40 स्टूडेंटों का होगा जो एक्टिवली कुछ करते हैं, और इन स्टूडेंट्स को एक साथ अगर एक ही ग्रुप में एक जगह लेकर आएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है। 150 लोग बात नहीं करते हैं, विवाद करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम 25-30 का छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, जिसमें आप लोग मिलकर अपनी पढ़ाई को शेयर करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे से पहचान बनाएं कि आप कौन कहाँ से है, और एक साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें, डिस्कशन की कोशिश करें। ये मेरा आप लोगों से प्रस्ताव है। और अगर आप 4 या 5 लोग अभी नाम बता देंगे तो मैं उनको अभी जिम्मेदारी ये दे दूंगा, क्योंकि मैं इसे चाह कई दिनों से रहा हूँ, कर कई दिन से नहीं पा रहा हूँ। तो हम सिर्फ 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। आप अपने नाम बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ, और फिर मैं आज क्लास के बाद आपसे अलग से बात कर लूँगा। जो लोग जी सर, मैं सर नाम बता सकता हूँ? बिल्कुल बताइए आप, मैं नाम लिख भी रहा हूँ, नाम और रोल नंबर सर बताइए। मेरा नाम वीर सिंह है और मेरा रोल नंबर T3268 है। ध्यान रखिएगा, मैं आपकी परफॉर्मेंस, जो भी नाम आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे ही डिसीजन लूंगा। वीर सिंह, आपका रोल नंबर कितना है? T3268। और महेश कुमार। मयंक। महेश। सर हर ऑप्शनल पेपर से एक जनवरी का होना चाहिए था। आपका रोल नंबर क्या है? T3299। हाँ हाँ, गर्ल है, सबसे एक्टिव गर्ल हमारे ग्रुप में आज नहीं है। ओके, और बताइए। हिमांशु, देखो मेरे को जो नाम याद है मैं उनमें से किसी को पूछता हूँ। आगे बढ़ के जिम्मेदारी के लिए कोशिश करिए। सर मेरे नाम लिख लीजिए, हिमांशु। हिमांशु, आपका रोल नंबर क्या है? T3241। सारे एक ही बीच के ही लोग हैं, बाद के और आगे के कोई ग्रुप के लोग नहीं हैं। सर मैं चाहता हूँ कुछ सिस्टर्स लोग भी हैं हमारे साथ, तो वो भी आगे आएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, मैं चाहता हूँ जो लोग पढ़ाई में भी अच्छे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग आए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। जी सर जी। जो पुराने भी हैं वो ज़्यादा और अच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ग्रुप ऐसा डायनेमिक ग्रुप बनना चाहिए, और जो पुराने लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपको कुछ आता है तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों के साथ, जितना हम शेयर करते हैं हमारी अपनी नॉलेज भी बढ़ती है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाना। ठीक है, आप पढ़ाने लगिए, आपकी अपने आप जिम्मेदारी बन जाएगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक दूसरे के साथ जब हम शेयर करते हैं, हम लोग सभी लोग जब भी किसी को कुछ बताते हैं तो जिसको बता रहे होते हैं उसे समझ आए ना आए, पर हमें खुद अच्छा समझ आ जाता है। सर सतनाम सिंह भी कर ले। कोई है? सतनाम सिंह सर। सतनाम सिंह, आपका रोल नंबर कितना है? T3372। 3673
T3372. ओके, ठीक है सतनाम। चलो बीच में आप लोग सोच लीजिएगा, क्लास के एंड में भी बता सकते हैं। ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम उस टॉपिक पे जाने से पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक बार पढ़ लेते हैं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी वो क्या थी, अब तक कैसी रही, क्या क्या उसमें बदलाव आए, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने सभी स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स शेयर कर दिए हैं एक्सेप्ट फ्यू, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों के ईमेल एड्रेस नहीं आते हैं उनके लॉगिन में, उनको छोड़ के जिन्होंने deep.den-power को वहां से बाउंस होता है मेल, ये आपका मेल आईडी नहीं है। जिन्होंने ये बनाए हुए हैं उनके बाउंस हो जाते हैं मेल। बाकी सबको मार्क्स मैंने पिछले टेस्ट के शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट की जो कॉपी है उसके आंसर्स जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के नीचे यहाँ आपको ये टेस्ट के आंसर्स, टेस्ट पेपर विद आंसर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन गलत लगे, ठीक है, आंसर गलत लगे, इसका ये आंसर ना होकर, जिसको मैं पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक कि आप अगर किसी चीज़ को अच्छे से समझते हैं और उसको आर्ग्यू करते हैं कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो आप मुझे पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, शायद ये होना चाहिए। तो दैट मेक्स इट अ मोर डेलिब्रेटिव प्रोसेस। तो अगर आप में से कोई है जिसको लगे कि नहीं इसमें ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं। तो इसको आप इस हुआ है। क्वेश्चन आंसर है उनको आप कर लें। आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि शायद एक नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, पर उससे पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। रिसर्च अच्छे से कर लीजिएगा जिससे कि आप 100% श्योर हो। कैजुअली मत करिएगा कि बस ठीक है आपको लगता है कि नहीं शायद ये सही नहीं है, उसका रीजन आपको लिखना होगा कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि वो उसका आंसर जो दिया गया है वो गलत है, वो आपको रीजन जरूर देना चाहिए। और उससे फायदा होगा आप ही को कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उसे गहराई से पढ़ेंगे, इससे आपको भी उस टॉपिक समझ आएगा, और अगर कोई गलती होगी तो वो गलती पॉइंट आउट हो जाएगी। ठीक है, चल। सर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। वो तो हमेशा देखो, जो स्किप कर सकते हैं, जो एमसीक्यू का प्री का पैटर्न होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जाम का कुछ 4 आपको ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन जो है इनमें से आपको एक चूज करना है। मान लीजिए आपको, और इसमें ये ध्यान रखिए नेगेटिव मार्किंग भी है, 2 नंबर का करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर मिलते हैं, और यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो ये थोड़ी मार्किंग नेगेटिव मतलब स्ट्रांग होती है। अगर आपको नहीं आता है और आप ऐसे ही रैंडमली लगाएंगे बिना पढ़े, तो यू कैन गेट 0 एंड यू कैन गेट नेगेटिव मार्क्स आल्सो। दैट इज अ वेरी वेल पॉसिबिलिटी विद यूपीएससी कि अगर आप बिना पढ़े बिना जाने तुक्के लगाएंगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स आ सकते हैं। तो आपको ये सर ध्यान मुझे रखना पता है कि नहीं था, आप जो क्वेश्चन ज्यादा डाउट में लगे उसे उस पर अपना समय वेस्ट ना करें। जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं आता, तो उस पर समय ना खराब करें, उस पर समय लगाएं जो क्वेश्चन आपको आता हो। तो जब आप पेपर मैं करेंगे सर ध्यान रखिएगा। टोटल दूसरा 100 एक क्वेश्चन और मैं चीज मैथ। और करूंगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, मुझे एक चीज और दिमाग में आई है वो मैं बोल देना चाहता हूँ ताकि ये पेपर जो होता है प्री का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, और मतलब अगर आप 100 से ऊपर हैं और 90 से भी ऊपर हैं तो यू आर कंफर्टेबल, मतलब आप पास हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांगली पास हो सकते हैं। जिन स्टूडेंट के नंबर 90 से प्लस है, 90 प्लस है,
दे शुड बी लिटिल, अगर उन्होंने कोई और गलत मेथड यूज ना किया हो, अगर वो सही तरीके से अपने हार्डवर्क से 90 प्लस लेकर आ रहे हैं, तो यू शुड बी रियली मीन्स यू शुड बी लिटिल कॉन्फिडेंट कि यस आई कैन डू दिस। आपको भरोसा होना चाहिए। जो लोग 70 से 90 के बीच में हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आप मार्जिन पर खड़े हुए हो। आपने जैसे जिनके नंबर 70 से 90 के बीच में है, उनको ये समझना चाहिए कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कर ली है, बस ये थोड़ा सा गैप रह गया है। ये जो गैप है ये रह गया है, क्योंकि यहाँ से आप 0 से चल के यूपीएससी में इतने नंबर लाना भी, 70 नंबर लाना भी आसान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने इतनी दूरी पार कर ली है, तो ये जरा सी दूरी और पड़ी हुई है। इस जरा सी दूरी के लिए और थोड़ा सा मेहनत करिए, 90 प्लस कैटेगरी में आइए, सो दैट आप भी जो है मेंस एग्जाम लिख रहे हो और आप भी उस दौड़ में दौड़े जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मुझे पता नहीं था, मैंने 100 क्वेश्चन कर दिया। नहीं, मतलब उसमें 100 करने में देखो नुकसान, ना आपको फायदा होगा ना नुकसान होगा, पर इसमें आपको ये होगा कि आपका समय जाया होगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके छूटेंगे और उनको छोड़ने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको यूपीएससी में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको 100 नंबर लाने हैं लेट्स से, तो आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस करने होंगे, इससे ज्यादा भी नहीं छोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 50 क्वेश्चन करें और ये सोचें कि 50 में से मेरे 100 नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। आपको 80 के आसपास 75-80 क्वेश्चन यूपीएससी में करने ही होंगे। अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ जरूर गलत होंगे। जो गलत होंगे उसमें मान लीजिए मैंने 75 क्वेश्चन किए, 75 में से 15 गलत कराया या 20 गलत कराया लेट्स से, ठीक है, तो कितने नंबर आएंगे मेरे? 75 में से के हर एक के 2 नंबर मिले सही, 55 सही 20 गलत, 75 अटेम्प्टेड है, 75 अटेम्प्ट किए। 75 अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन में से 55 करेक्ट आ गए, 20 इनकरेक्ट आ गए। तो 55 में से कितने नंबर मिल गए आपको? इंटू 2 करिए, 110 आ गए। और 20 में से नेगेटिव मार्किंग हो गई, 20 की नेगेटिव मार्किंग हो गई, 20 इंटू -2/3, तो ये कितना हो गया? 40/3, यानी कि हमारे करीब 11-12 नंबर हमारे कट जाएंगे, 13 नंबर करीब कटेंगे, ठीक है। तो 13 नंबर हमारे कट जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 97। तो पास होने का फॉर्मूला यही है कि आप 75 से 80, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा, आप कितने भी होशियार स्टूडेंट हो, जो बेस्ट स्टूडेंट भी होगा, वो 100% सही आंसर नहीं कर सकता। तो डोंट स्किप टू मच। हर 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये रेशियो आपका रहना चाहिए लगभग। अगर आप इससे ज्यादा स्किप कर रहे हैं, अब ऑल्टरनेट क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, आप 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 में से मान लीजिए आपने 40 सही भी कर दिए और 10 गलत कर दिए, तो भी आपके 80 और इधर 2/3, ये नंबर आपके 70-72 रह जाएंगे, तो आप पास नहीं कर पाएंगे। पास करने के लिए आपको ये आंकड़ा आपका 75 के ऊपर जाना चाहिए। जिसमें कुछ आप गलत करके आएंगे तो चांस आपको रिस्क लेने हैं। डोंट वरी अबाउट रिस्क। यूपीएससी का हर क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन जो आपके 100% श्योर होते हैं, वो क्वेश्चन कभी भी, मतलब अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन आप 100% श्योर कैटेगरी में नहीं आएंगे, किसी भी हालत में नहीं आते। 15 से 20 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं जो मतलब अच्छे से मेहनत करें, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आप विद कॉन्फिडेंस कर पाएंगे कि यस इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका ये आंसर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन जो होंगे उनमें आपको डिग्री ऑफ सस्पिशन होगा कि इसका यार मुझे ए चॉइस पता है, बी चॉइस पे मेरे को श्योर नहीं है, सी चॉइस का पता नहीं है, ठीक है। तो हमें 3 चॉइस दी हुई है, 3 स्टेटमेंट है, 2 के बारे में हम कुछ जानते हैं, या उल्टे तरीके से
ए बी सी डी 3 चॉइस, मुझे ये पता है इसका डी आंसर नहीं होना चाहिए, इसका सी भी आंसर नहीं होना चाहिए, ए बी में से क्या है मुझे नहीं पता। तो ऐसे में आपको इनमें रिस्क लेना पड़ेगा और इनमें से 55 क्वेश्चन इसी कैटेगरी के आएंगे जिनमें आप श्योर नहीं होते हो कि क्या करूं इनका। 55 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अनश्योर वाले होंगे, जिनका आपको आंसर नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, इसकी चिंता मत करो कि मैं श्योर नहीं हूं कि ये सही है या गलत है। आप अगर अनश्योर हो तो आप इन 60 को अटेम्प्ट जरूर करो। बस ये करो कि जो आंसर आपको पता है उनको आप माइनस करो कि नहीं इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए आपने 55-60 क्वेश्चन किए, 55-60 में से आप क्योंकि इनमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंस है 20 क्वेश्चनों में, तो 20 में से आपके 18 सही हो जाएंगे। 60 में आप श्योर नहीं है तो 60 में से भी आप ये रीजनेबली ये मान के चलिए कि अगर आपने ठीक ठाक किया, 35 क्वेश्चन इसमें से सही हो गए, 25 गलत हो गए, तो हमारे 18 और 35 कितने हो गए, लगभग वो 53 हो गए। तो हम यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं 53-55 के आसपास अगर ये नंबर आ जाता है तो कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। यहाँ ये खेल आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नहीं करने। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता, उसका करने का तरीका यही है कि उसे आप छोड़ दो। जो बिल्कुल जीरो आता है आपको 100, मतलब जिसका सिफर भी नहीं पता ना, जिसका आपका ABCD भी नहीं पता, उसको ट्राई मत करो, डोंट ट्राई दैट। उससे क्या है कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो अगर आपने ये 20 क्वेश्चन छोड़े तो आपको 80 क्वेश्चन पे हमारे पास टोटल टाइम कितना होता है, 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे के समय में कितने घंटे में, 120 मिनट। अगर 120 मिनट में हम 100 क्वेश्चन करेंगे, पर क्वेश्चन हमारे पास टाइम आया 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करने में 1.2 मिनट खर्चा करना पड़ेगा। पर अगर मान लीजिए हमने स्किप किए, 20 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए, तो 120 में से 80 यानी कि हमारा जो 1.5 मिनट हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा समय बढ़ गया। तो इससे क्या किया हमने, अपने ये जो 20 मिनट में हम 20 मिनट हमने ये बचा लिए, 20-25 मिनट हमने यहाँ बचा लिए, इनमें जो समय लगाएंगे तो ये बचाकर हम उन क्वेश्चंस में दें जिनके बारे में हमें कुछ आइडिया। तो ये एग्जाम देने की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप एग्जाम कैसे लिखेंगे, किस तरह से करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये मेरी तरफ से सलाह है। अगर किसी का कोई सवाल है इस सीक्वेंस पर, इससे रिलेटेड, तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अच्छा, हम हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो सर हम लोग टेस्ट दिए थे ना सर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन था जो पहले हम बना दिए थे, उसको सबमिट कर दिए थे और उसके बाद नेक्स्ट नहीं हो रहा था, फिर नेक्स्ट हुआ तो फिर शुरू से हो गया, और जहाँ से हम मतलब जहाँ तक कर दिए तो उससे नेक्स्ट किए, मतलब तो उसका तो मार्क्स सर यहाँ पर शो कर रहा है कि ना सर? इसको आपको टोटल जो है अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई होगी कि कुल कितने आपने क्वेश्चन किए, कितने नहीं किए वो भी उसमें लिखा हुआ है, नॉट अटेम्प्टेड। तो आपको अटेम्प्टेड से आइडिया लग जाएगा कि आपने लेकिन सर हम लोग को कुछ क्वेश्चन सर पहले सबमिट हो गया था सर, वो उसके बाद नेक्स्ट ही नहीं हो रहा था। अगर आप 2 बार सबमिट एक क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर तो एक ही बार पकड़ेगा। आप एक सवाल, एक सेट ऑफ क्वेश्चन, लेट से पहला 25 क्वेश्चन का सेट है, अगर वो किसी भी कारण से आपने 4 बार भी सबमिट किया तो भी वो आंसर एक ही बार पकड़ेगा, 4 बार नहीं पकड़ेगा। सर 15-20 क्वेश्चन ऐसे जो स्टार्टिंग में थे सर, उसका हमने 25 जो टेस्ट का पेपर का वो है, पैटर्न है, वो जो बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है 25 + 25 + 25 + 25। तो उसकी डिजाइनिंग इस तरीके की है कि 25-25 पे क्वेश्चंस को वो ब्रेक कर देता है। एडवांटेज ये है कि अगर किसी कारण से आपका मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया, इंटरनेट चला गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आपका वो सीक्वेंस टूट गया,
अब आपने मान लीजिए यहाँ पहुंच गए थे और लाइट चली गई, मोबाइल बंद हो गया, इंटरनेट ड्रॉप हो गया, तो आपके जहां तक सबमिट हो गए, मान लीजिए आपने फर्स्ट को सबमिट कर दिया, सेकंड वाले पार्ट को सबमिट कर दिया, जितना आपने सबमिट कर दिया हो, ये ध्यान रखना होगा कि आपने सबमिट किया होना चाहिए। लास्ट में सबमिट जाके अगला पेज कि ये फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तो अगर आपने ये दो सबमिट कर दिए, इंपॉर्टेंट इज सबमिट, एंड सबमिट मीन्स डज नॉट मीन्स वो ABCD को सेलेक्ट करना। सबमिट होता है जो लास्ट में आपका एक बटन है, टेस्ट में लास्ट में एक बटन होता है नीचे सबसे आखिर में, वो बटन जब आप दबाएंगे तब सबमिट होता है। तो अगर आपने लास्ट में वो सबमिट कर दिया है और अगला पेज खुल गया है और आपको किसी कारण से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, तो डोंट वरी, जहां तक आपने सबमिट कर दिया है इसे आप स्किप कर सकते हो, उसको खाली छोड़ दो, उसको केवल नीचे सबमिट करो, उसको स्किप करो, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो, सीधा थर्ड या फोर्थ पार्ट जिस पर भी आप रीस्टार्ट कर रहे हो वहां से वापस स्टार्ट करना है। अगर आप फर्स्ट में थे तो फर्स्ट से करो, सेकंड पर थे जहां से आपका वो बंद हो गया वहां से करो, ठीक है? सर ऐसा ही हुआ था मेरे साथ सर। कोई बात नहीं, तो आपके आंसर कैप्चर हो गए होंगे, ठीक है? चलो, मुझे तो मिला ही नहीं था ऑटोमेटिक, वो पैकेट जैसे आता था सर वैसे ही आता। अगर देखिए और कोई इशू आएगा तो आप अलग से भी बता सकते हो, भेज सकते हो, मैं कोशिश करूंगा। देखो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, बिजली बहुत फ़ायदा देती है, बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी का कोई नुकसान नहीं है, कई चीज़ें हैं जो बहुत ये आसान कर देती है और कई चीज़ें ये जिसको बहुत मुश्किल भी कर सर देती है। मेरे में जैसे ये टेस्ट वाला काम मुझे जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है, टेस्ट में सिंपल होता है, नॉर्मली अगर ऑफलाइन लेंगे टेस्ट बहुत आसान होता है, सब एक एक टिक टिक करिए दे दीजिए वापस, परंतु जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें सिंपल तो कर देता है, कभी कभी पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है, तो ऐसा होता है। अच्छा, भारत की फॉरेन पॉलिसी हम शुरू करते हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति अब तक क्या थी? जो विदेश नीति है वो हमारी, अगर जब से हम आज़ाद हुए हैं या हम जब से रिपब्लिक बने हैं 1950 से आज तक 2021 में, एक जैसी नहीं रही है। इट्स अ डायनामिक पॉलिसी, ये याद रखिएगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति लगातार तब्दील हो रही है, ठीक है, इसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं विदेश नीति में, तो ये डायनामिक है। और ये डायनामिक होने के कई सारे अलग अलग पहलू हैं, ये बदलाव होने के कई सारे पहलू हैं, जिसमें का एक महत्वपूर्ण कारण होता है जियो पॉलिटिकल इवेंट, धरती पर होने वाले राजनीतिक इवेंट। केवल हमारे ही देश में नहीं हो रहे, दुनिया में हो रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में सरकार की तब्दीली हो गई, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बन गई, तो ये एक ऐसा जियो पॉलिटिकल इवेंट है जो पूरे अर्थ के, पूरे धरती पे जितने देश हैं मतलब उन देशों की, ज़्यादातर देशों की नीति में, पॉलिसी में कहीं ना कहीं परिवर्तन करेगी, ठीक है, उसमें चेंज लाएगी। हमें सोचना पड़ेगा यार ये एक सामने प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम आई है, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो है हमारे रिसेंट टाइम में जो बदलाव आए हैं, वो जो रिसेंट इवेंट्स हैं उनमें है USA यूनिलैटरलिज्म अंडर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अमेरिका हमारे दुनिया में, US पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है, इट्स अ बिग पावर, ठीक है, बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक रूप से एक बड़ी शक्ति है, पॉलिटिकल रूप से एक बड़ी शक्ति है, राजनीतिक रूप से एक बड़ी शक्ति है, मिलिट्री पावर है, ठीक है, सैन्य रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति है, और इसके अपनी पॉलिसी जो है वो हमेशा एक ही रहती है। वो हमेशा बोलते हैं और मतलब वो कभी किसी ज़्यादा आदर्श वाली बात को नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा देश महत्वपूर्ण है, अमेरिका फर्स्ट,
हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो केवल अमेरिका है। अफगानिस्तान से हमें हटना पड़ रहा है, क्यों हटना पड़ रहा है? हम अफगानिस्तान में आए थे, क्यों? वो कहते हैं हम अफगानिस्तान में आए थे अफगानिस्तान को स्थिर बनाने के लिए, परंतु अगर वो अफगानिस्तान पॉलिसी एक लिमिट से ज़्यादा जा रही है, जिसमें हमारा बहुत सारा पैसा ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं, हमारे लोग सैनिक मारे जा रहे हैं, सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, तो ऐसे में ये हमारे अमेरिका के लिए बेनिफिशियल पॉलिसी नहीं है। अफगानिस्तान पॉलिसी जो उनकी है वो अच्छी नहीं है, उनके फायदे की नहीं है, उनके हित की नहीं है। तो दे सेड कि नहीं, वी वांट अ चेंज इन अवर अफगान पॉलिसी। उन्होंने अपनी अफगान नीति को बदल दिया। तो ये अमेरिका की एक स्टैंडर्ड नीति है और आज के समय में अमेरिका को चैलेंज करने वाली शक्तियां नहीं है, कमी शक्ति है। जैसे एक समय में यूएसए होता था तो एक काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएसएसआर होता था, पर आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कोई ऐसी शक्ति ज्यादा बड़ी नहीं बची हुई है जो यूएसए को काउंटर कर सके। इसलिए वो यूनिलैटरलिज्म के दौर में एक तरफावाद, उसके जो डिसीजन होते हैं, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि मान लीजिए कोई आप डिसएग्री करते हैं किसी अमेरिकन पॉलिसी से, अमेरिका को इराक में घुसना नहीं चाहिए था, अफगानिस्तान में घुसना नहीं चाहिए था, घुसा, ठीक है, उसकी अपनी इच्छा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे काउंटर बैलेंस कर सके कि नहीं अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके लिए इस तरीके का एक्शन कर सकते हैं। तो जो काउंटर बैलेंस करने वाली कोई शक्ति विषय बड़ी शक्ति नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हालात हैं क्योंकि अमेरिका की लॉबी में इंग्लैंड जो एक पहले बड़ी शक्ति होता था वो अमेरिका के साथ रहता है। जितने वेस्ट यूरोप के कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये जितने भी ताकतवर देश हैं वो इस ब्लॉक में रहते हैं, इसी एक साथ रहते हैं और कोई दूसरा ब्लॉक ऐसा नहीं है जो इसको काउंटर बैलेंस कर सके, है ना। कोई ऐसी और दूसरा ब्लॉक नहीं है। इंडिपेंडेंट लेवल पर कुछ कुछ शक्तियां हैं, चाइना एक शक्ति है, भारत भी छोटी मोटी सी शक्ति है, परंतु इनके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि ये इस पूरे ब्लॉक को, इसमें जापान भी है, इस ब्लॉक को रोक सके। और ये ब्लॉक की अच्छी बात ये भी है कि दिस ब्लॉक इज अ रीजनेबल ब्लॉक। ये लोग रीजनेबल है। रीजनेबल होने का मतलब क्या होता है? तर्क संगत है। मतलब ठीक है, कभी कभी बेतर्क की भी बात करते हैं, पर काफी चीजें तर्क संगत रखते हैं। और ये लोग भी, बाकी देश इसके जो अलाइज है यूएसए के, ये भी कोशिश इस बात को करने की का प्रयास करते हैं कि भाई हम इस धरती पर जो काम करें वो तर्क संगत काम करें। ऐसा ना करें कि हम ठीक लग रहा है कि हमें मारना है या मरना है। मतलब कम से कम लोगों के प्रति ऐसे तरीके अपनाए जाएं, डेमोक्रेटिक तरीके अपनाए जाएं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो किया जाए। कम से कम सतही तौर पर अमेरिका वो कहता है, ठीक है। बाकी कोई और शक्ति अगर आती है उसका हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई कल चाइना मान लो एक बड़ी शक्ति बन जाए, और ये जरूरी नहीं है कि वो तर्क संगत बातें करें। तो ये हमारा यूएसए का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान भी है। दूसरा फैक्टर जो आज के समय में काम करता है वो रीबैलेंसिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जो हमारी धरती की, पृथ्वी की, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। उस अर्थव्यवस्था में तब्दीलियां आ रही हैं। वो तब्दीलियां क्या हो रही हैं? जैसे राइज ऑफ चाइना, जो चीन है वो एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यूएसए तक में उसका इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा उसके पास फॉरेन रिजर्व है। तो वो एक चाइना का जो उद्भव है, जो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो वो अपने आप में दुनिया में एक बड़ी शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम उसे कोस सकते हैं, हम उसे कर्ज कर सकते हैं, परंतु हमें उसे हैंडल करना ही होगा। चाइना इज अ रियलिटी। वो हमारे इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, इसके पास भी अपनी सैन्य शक्ति है,
और ये इसका लोकल जो इन्फ्लुएंस भी है अपने क्षेत्र में। तो ये सब, परंतु इसके कुछ जो नकारात्मक चीजें हैं, जो इसकी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज हैं। अपनी समझ से जो लीडर्स को लगता है वो वाली नीतियां फॉलो करते हैं ये। तो यहाँ पर कहीं हमें इससे एक भय लगता है चाइना से। तो ये दूसरा फैक्टर है। इसके अलावा और भी शक्तियां हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। इंडिया भी एक शक्ति है छोटी सी, फिर यूरोपियन यूनियन एक बड़ी शक्ति है। यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस का महत्वपूर्ण रोल है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। फिर कुछ ओल्ड एम्पायर, जैसे पुराने तरीके के शासन थे, रशिया का, ईरान का, तुर्की का, वो भी वापस आ रहे हैं। रशिया में जो सरकार है उसमें वो क्या नाम है उसका प्रेसिडेंट, वो कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कभी प्रेसिडेंट बन जाता है। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। अब पुतिन जो है सरकार में, तो एक प्रकार की राजशाही है। ईरान, तुर्की में भी सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम आ रहे हैं जहां पर लंबे समय पर मतलब उनका सिस्टम अलग है। इट्स नॉट अ मतलब थ्योरेटिकली इट्स अ डेमोक्रेसी, बट द सिस्टम्स आर चेंजिंग। देन जियो पॉलिटिकल फ्लक्स इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट जो क्षेत्र है वहां पर हम देख रहे हैं कई सारे क्राइसिस खड़े हो रहे हैं, जैसे सीरिया का क्राइसिस, अब अफगानिस्तान में भी क्राइसिस हो गया। टेररिज्म का एक बहुत बड़ा दौर है, पाकिस्तान प्रमोटेड टेररिज्म है भारत के कंसर्न में। आईएस का टेररिज्म है। तो तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान में क्राइसिस है, किसी का सर ऑन है अभी भी सर, अनम्यूट कर दीजिए उसको। मैं म्यूट कर देता हूँ, और अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उनको रिमूव कर दूंगा। सभी लोग अपना बंद रखें माइक्रोफोन, और बिना परमिशन के ऑन ना करें। अगर आप ऑन करेंगे तो फिर आपको मुझे क्लास से हटाना पड़ेगा। अगर आप क्लास में कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्लीज स्टे साइलेंट। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, वर्ल्ड की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें जो तब्दीलियां हो रही हैं, जैसे मैंने अभी बोला, अफगानिस्तान के कारण पूरी दुनिया में नीति बदलेगी, सीरिया के कारण ऑलरेडी है, टेररिज्म के कारण, टेररिज्म अफगानिस्तान में तालिबान शासन होने के बाद भारत, रशिया दोनों ने अपना कंसर्न जताया है कि भाई हमारे देश में अभी टेररिज्म यहाँ से बढ़ सकता है। जो तालिबान फोर्सेस हैं और पाकिस्तान द्वारा एनकरेज, पाकिस्तान फोस्टर्ड सब लोग हैं, वो ये काम को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए एक नया खतरा है। रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है, इसमें ये कहा गया है कि कश्मीर के अंदर में, वैली के अंदर में अभी एकदम से तेजी से जो फॉरेन मिलिटेंट है उनकी संख्या बढ़ी है। अच्छा, अफ्रीका भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है हमारी दुनिया में, बट अफ्रीका इज अ लॉस्ट कॉन्टिनेंट। इसके लिए कहा जाता था कि ये लॉस्ट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेवलप हो नहीं पाया। आज़ाद तो हो गया अफ्रीका, पर जो स्टेबल पॉलिटिकल एक्सक्यूज सिस्टम मी है। सर। हाँ जी सर, रूपेश जी और राजा राम जी, दो लोगों ने वीडियो होल्ड कर रखा है, शायद इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, पीछे से बैक साउंड आ रहा है। तो रूपेश जी और राजा राम जी, हाँ, दोनों जी जो भी हैं वो बंद कर ले वीडियो। वैसे वीडियो से दिक्कत नहीं होती, दिक्कत हमें सिर्फ ऑडियो से होती है। तो दोनों लोग, क्या नाम है, राजा राम जी और दूसरे रूपेश जी। हाँ, दोनों भूपेश, राजा राम, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑफ रखें।
अच्छा, अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट, इसको लॉस्ट कॉन्टिनेंट, बिकॉज यहाँ कोई स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बन पाया, यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो बेसिक चीज़ें हैं आज भी वहाँ पे फाइट्स हो रही हैं, एक प्रकार का जो कबीलाई शासन होता है, ट्राइबल रूल होता है, वो वहाँ पर अभी भी चलता है। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग हथियारबंद हथियार लेके अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, क्षेत्रों में अपना अपना शासन शुरू कर देते हैं। तो अफ्रीका में ये सब समस्याएं थी, पर अभी भी हैं, परंतु धीरे धीरे इनका हम कुछ कुछ कम हो रहे हैं, और इसको हम कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स है अफ्रीका में बहुत है, हर चीज के लिए यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, इसलिए अफ्रीका की ओर हम सभी लोग देखते हैं। परंतु ये नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है, इनके कारण से एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता है। हमने डायमंड एज अ डायमंड का देखा था, डायमंड के लिए क्या होता है, क्या चीज, कौन सा प्रोसेस है? किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस, ठीक है, किम्बरली प्रोसेस है, जो कि ये इंश्योर करता है कि भाई जो डायमंड है वो इस तरीके के अनस्टेबल टेरिटरी से और एक्सप्लॉयटेशन से ना जन्म ले। तो उसके जो माइनिंग है, डायमंड माइनिंग, उसमें ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये अफ्रीका का रोल है। फिर आज के समय में ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी। आज के समय में देशों की बाउंड्रीज, कंट्रीज बाउंड्री खत्म हो रही है। आज हमारे पास देश का कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है कि आज हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और पता नहीं क्या क्या है। हम ग्लोबलाइज ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। दुनिया के बारे में हम जितना, आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हमें 10 मिनट में पता चल जाता है, वो अफगानिस्तान में रहा है, और आज हमें 2 मिनट में ये पता चलता है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो लोग टपक गए, जो कुछ भी घटनाक्रम हुई, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा, कितने छोटी छोटी चीजें भी वहाँ से शेयर हो रही थी। तो टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और ट्रेड भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज का ट्रेड बिल्कुल डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। आज का जो व्यापार है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट है। हम ये नहीं कर सकते कि जैसे पहले के समय में एक समय था जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे, आज वो करना बहुत मुमकिन नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो चीजें आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, उनको उस तरह से हटाया जाना आज संभव नहीं है। नए नए नोशंस ऑफ पावर जो है पैदा हो रहे हैं। फिर ये एक और फैक्टर जो बदलाव कर रहा है वो क्लाइमेट चेंज है एंड अदर एनवायरमेंटल कंसर्न है। जैसे क्लाइमेट चेंज कैसे बदलाव कर रहा है हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे पूरे सिस्टम में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। एक बड़ा मतलब बहुत सारे और बदलावों के अलावा एक बदलाव है कि जो हमारा आर्कटिक सी है, जो हमारा अर्थ के ऊपर वाला आर्कटिक सी है, यहाँ जो ओशन है ये आर्कटिक सी है। मान लीजिए अगर हम टॉप से देखें तो ये आर्कटिक सी पहले क्या होता था, जितने कॉन्टिनेंट थे, खोल देता हूँ उसको, अगर आर्कटिक सी को ऊपर से देखें तो ये ऐसा दिखता है, चारों तरफ से बहुत सारे ये कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, बीच में ये वाला क्षेत्र है जो बर्फ से घिरा हुआ है अभी तक जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ है। ये देखिए ये ऐसे बर्फ दिख रही है, तो ये जो क्षेत्र है ये ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था। ये अगर हम चाहें कि हम, क्योंकि अगर मान लो अभी हम जो है रास्ते लेते हैं, हमें यहाँ से जाना है और यहाँ पहुँचना है, तो बड़ा आसान है, अगर हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं या ऐसे घूम के चले जाते हैं,
परंतु आज हमें पूरे लैंड मास पर चक्कर काट के यहाँ पहुंचना पड़ता है। पर ये आर्कटिक सी धीरे धीरे पिघल रहा है। जब ये पिघलेगा तो क्या होगा, यहाँ से बर्फ हट जाएगी और ये नेविगेबल बन जाएगा, यानी कि यहाँ से हम पानी का जहाज लेकर जा सकते हैं। और जब ये नेविगेबल हो जाएगा, ये रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा एंड इट विल एक्ट एज अ न्यू पैसेज। हमारा आने जाने का, रशिया का, चाइना का, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स का आपस में जो ट्रैवलिंग का, जो समुद्री जहाज़ों का आने जाने का रास्ता है, बहुत हद तक इससे बदल सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि किस तरह से हम पैसिफिक से अटलांटिक ओशन में इधर से उधर आ सकते हैं। तो ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है। तो ये सारे जितने जियोपॉलिटिकल फिनोमिनाज हैं, ये हमारी राजनीति को, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को, पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। हम उससे अलग नहीं रह सकते, तो ये हमारी इसको भी प्रभावित करते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो 1947 के बाद की आज़ादी के बाद, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, 15 अगस्त 1947 के बाद, तो हमारे पास अपनी विदेश नीति खुद तय करने की कैपेसिटी आ गई। 1947 से पहले भारत जो है अपनी विदेश नीति खुद नहीं चलाता था। अंग्रेज लोग हमारी विदेश नीति को तय करते थे। हमें किससे युद्ध करना है, किससे लड़ना है, किससे इंपोर्ट करना है, किससे इंपोर्ट नहीं करना है, किसे एक्सपोर्ट करना है, ये सब चीज अंग्रेज तय करते थे, इंग्लिश तय करते थे। परंतु 1947 में जब हम आजाद हो गए तो हमने अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव कर डाले। अपनी विदेश नीति ऐसी बनाई जो हमारे अनुकूल हो, हमारे अनुसार चले। हमारी जो विदेश नीति है उसको इन कुछ 6 ब्रॉड फेजेस में बांटा जा सकता है। 6 फेज हम इसको बोल सकते हैं। 1947 से लेकर 1962 तक का पहला फेज है, जिसमें ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट की बात हो। ठीक है, 1947, 45, 47, 48 से हमारा जो कोल्ड वॉर का दौर था, ठीक है, जब दुनिया में यूएसए और यूएसएसआर का फिनोमेना बढ़ने लग गया, तो ये जो कोल्ड वॉर का एरा था, उसमें दुनिया बाइपोलर होती गई। बाइपोलर का मतलब 2 धुरी, एक धुरी इधर है, एक धुरी इधर है। सब कोई इस धुरी में मिला हुआ है, कोई इस धुरी में मिला हुआ है, और है पूरी दुनिया धीरे धीरे बाइपोलर बन गई। और इसमें अमेरिका और यूएसएसआर के वो थे। भारत ने आज़ादी के बाद, क्योंकि हम लोग गुलाम रहे, तो हमारे को सबसे पहला भय ये था कि अगर हम किसी के भी साथ जाते हैं, किसी भी लॉबी के साथ घुसने की कोशिश करेंगे, इट विल डाइल्यूट अवर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम क्या चाहते थे कि भाई हमारी विदेश नीति, हम गुलामी से कट के आए, तो हमारे को लगा कि यार हमें तो अपनी विदेश नीति खुद बनानी चाहिए। तो हमने इस सॉवरेनिटी के फर्दर डाइल्यूशन को रोकने की कोशिश की, पहली चीज। दूसरा काम, इसीलिए हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करना और इंटीग्रिटी को कंसोलिडेट करना। ठीक है, कि हमारे देश की अखंडता और एकता, शुरुआत में हमारे लिए देश को एक बनाए रखना ही बहुत बड़ा काम था। 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो हमारे लिए एक बड़ा काम था कि हमारा देश एकजुट बना रहे। कश्मीर एक दिशा में चल रहा था, हैदराबाद, इवन तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, सभी जगह हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अलग अलग, इवन पंजाब में भी एक हद तक ये चीज़ थी। तो ये इशू हमें उस समय सामना करना पड़ रहा था कि हमें देश को कैसे एकजुट बनाए रखना है, जो देश अंग्रेजों से हमें मिला है। तो ऐसे दौर में हमने प्रेफर किया कि हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, हम अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू बी डीकोलोनाइज्ड। हम लोग ऐसे देश हैं जो शुरुआत में ही आज़ाद हुए। जब ये कॉलोनाइजेशन खत्म हुआ,
कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ तो सब मतलब भारत शुरुआत में डीकॉलोनाइज आज़ाद होने वाला अर्ली कंट्री है। तो ऐसे में इंडिया से एक्सपेक्टेड था कि वो एशिया और अफ्रीका को भी वहाँ पर भी जो आज़ादी की कोशिश है उसमें लीड करे। भारत ने क्रिटिकल रोल फिर इसके बाद आया अगला फेज, वो था जिसमें हमने नॉन अलाइड मूवमेंट को डेवलप करना। हमने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करने शुरू किए। हमने एक आदर्श विदेश नीति का कंसेप्चुलाइजेशन किया कि आदर्श एक विदेश नीति होनी चाहिए, लोगों को ये झगड़े नहीं करने चाहिए और हमें मिलकर बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है। हमेशा हमारा ये प्रयास रहना चाहिए, आदर्शों को हम हल्के में ना लें, ठीक है। और यहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट नाम के मूवमेंट की शुरुआत की और भारत ने इसमें अन्य देश जिसमें यूगोस्लाविया था, इंडोनेशिया था, इजिप्ट था, इन सब देशों ने मिलकर जो है नाम के एक मूवमेंट NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की। भारत के जो संबंध है वो जो युद्ध 1962 में चीन के साथ हुआ उसके कारण कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी स्टैंडिंग है नाम के अंदर में वो परिवर्तित हुई। तो नाम हमें सबको पता होगा व्हाट इज नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। जब 62 में जब 1950 के बाद हम आज़ाद हो गए और दुनिया के अन्य देश भी आज़ाद होने लगे, तो उस समय एक चॉइस तो ये थी कि हम बाईपोलर वर्ल्ड है, दुनिया में दो धुरी है, एक लॉबी है, जैसे गांव में बंटवारा हो जाता है ना, दो जमींदार हैं, दो बड़े बड़े आदमी हैं, तो एक जमींदार एक्स है, एक जमींदार वाई है, ठीक है। कोई जमींदार एक्स के दोस्ती में चला जाता है और कोई जमींदार वाई की दोस्ती में चला जाता है कि भाई कोई मुसीबत आएगी तो जमींदार साहब हमें बचा लेंगे। आरती अच्छा, ये तो जो है एक्स जमींदार और वाई जमींदार हमारे अगर हो जाए तो हम मतलब जो थोड़े से चालाक टाइप के लोग होते हैं, जो क्लेवर ज़्यादा चालाक लोग होते हैं, तो क्या करते हैं किसी ना किसी जमींदार को पकड़ लेते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट बचा रहे, और पूरा का पूरा गांव इसमें डिवाइड नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ना भैया, ना तो हम एक्स को जानते हैं ना हम वाई को जानते हैं, हमें झगड़े में पड़ना ही नहीं है, हम तो अपना अलग ही खुश है। तो गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें किसी झगड़े में नहीं पड़ना, हम तो अपने अलग ही खुश हैं। तो दुनिया में भी जब ऐसा हो रहा था, 180-90 देश थे, तो हमने भी एक एक्स जमींदार था यूएस से, वाई जमींदार था यूएसएसआर, दुनिया सारी इसमें बढ़ रही थी। जो ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा क्लेवर लोग थे, उनमें से काफ़ी इसमें जुड़े, और एक धड़े ने ये सोचा कि भाई हम जो है इस चक्कर में किसी के नहीं साथ जाते, हम अपने इंडिपेंडेंट खुश हैं। ये आपस में आप दोनों की लड़ाई है, अमेरिका यूएसएसआर की, हम इसमें आपकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, आपको जो करना है, जो ठीक लगे वो कीजिए। तो भारत ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये नाम के मूवमेंट में जो डेवलप हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उसके कारण ये नाम का मूवमेंट सफल हुआ। और दुनिया के अधिकांश देश, कुछ देश तो इनमें चले गए, पर अधिकांश देश यहाँ शामिल हो गए। 70, 80, 100, ये सबसे बड़ा लॉबी है, नाम का जो लॉबी है। तो एक समय पर ये बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में उभरा, जो कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच थी कि भाई हमें लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना है। अच्छा, अगला फेज जो आया उसमें हमारा जो एक महत्वपूर्ण फिनोमिना हुआ वो था इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर, भारत चीन के युद्ध ने हमारे देश की नीति को बदल दिया। विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी,
उसमें उन्होंने को बहुत सीरियसली बदलाव के लिए उनको वो हुआ कि भाई ये जो है नीति वो सही नहीं हुई, क्योंकि हमने उनके साथ पंचशील की नीति अपनाई। हम हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे, परंतु चीन ने, हमारा एलिगेशन है चीन पर कि चीन ने जो है अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को जारी रखा, तिब्बत पर कब्जा कर लिया, फिर जो भारत के क्षेत्रों तक भी उसकी इस तरीके की धमक रही कि वो इधर भी एंटर कर सकता है। भारत ने इसका बहुत स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट किया। तिब्बत के जो लीडर थे उनको असाइलम दिया, शरण दी अपने देश में, जिसके कारण चीन ने भारत पर हमला कर दिया। और ये जो है बहुत बड़ा सेटबैक था जवाहरलाल नेहरू के लिए, उनकी नीति के लिए। भाई ये नीति जो है किसी मुझे उस पर नहीं ले जा रही है। तो ऐसे में 1962 के बाद जो नीति निकली वो निकली डेकेड ऑफ रियलिज्म। ठीक है, अब हम आदर्शवाद से निकल के रियलिस्टिक होने लग गए। रियलिस्टिक होने का मतलब कि हम जो चीज व्यवहारिक, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है, अब अच्छी बात है, पर हमें थोड़ा व्यवहारिक भी रहना चाहिए। तो हम व्यवहारिकता की ओर और रिकवरी की ओर, जो ये झटका हमने खाया 1962 में, इससे रिकवरी की ओर हमने चलना शुरू किया। 1962 के बाद हमने ज़्यादा प्रेगमेटिक चॉइसेस सिक्योरिटी और पॉलिटिकल चैलेंजेस के लिए बनानी शुरू की, क्योंकि नाम में हम थे तो हमारी किसी ने मदद भी नहीं की। जैसे अगर ना अंदर जो बाहरी शक्तियाँ थी वो कोई खास हमारी मदद नहीं कर सका। 1964 में ये जो डिफेंस एग्रीमेंट था उसको रिवाइव किया। कश्मीर के ऊपर जो है अमेरिका और यूके ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया, जो ताशकंद एग्रीमेंट है उसके द्वारा। ताशकंद एग्रीमेंट में, क्योंकि इस समय पर आज़ादी के बाद से ही कश्मीर एक बड़ा विवादित इशू रहा, तो वहाँ से हमारे को ये फोर्स किया गया कि हम प्री वॉर पोजीशन में, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर इस दौर में भारत के इसके साथ, पाकिस्तान के साथ भी कई युद्ध हुए हैं। 1971 में एक युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, 1964 में एक युद्ध हुआ, और शायद एक 1947 के बाद भी हुआ था। ठीक है, तो ये युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ भी हुआ। हम पर ये दबाव इस ताशकंद समझौता में कि भाई हम लोग अपने अपने पीछे हटे और ये जो उस समय जो समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करें। अच्छा, यहाँ पर एक चैलेंज भी आया कि पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई थी अपनी। पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट में शामिल ना होकर उसने यूएसए की लॉबी को ज्वाइन किया। अब यूएसए की लॉबी ज्वाइन करना पाकिस्तान के लिए हित कर रहा, क्योंकि उस समय जो यूएसए और यूके और जो अलाइड कंट्रीज थे वो ज़्यादा मजबूत दबदबे वाले थे, तो उन्होंने भारत पर उल्टा दबाव बनाया और भारत को कहीं ना कहीं वो एक नो वॉर एग्रीमेंट करना पड़ा। और यहाँ से भारत ने ये तय किया कि भारत जो है यूएसएसआर की ओर अपनी नीति को झुकाएगा। हम 1965-64 के बाद से धीरे धीरे यूएसएसआर की ओर, सोवियत संघ की ओर झुकने लगे। हमने उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। उसको ऑल वेदर फ्रेंड, रशिया यूएसएसआर को और रशिया को हम क्या बोलते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड। इसका क्या मतलब होता है ऑल वेदर फ्रेंड? हर मुश्किल में सर काम ये देश हमेशा ही काम देंगे, मतलब मुश्किल में। ये मेरा दोस्त ऐसा है, जब चाहे कैसी भी मुसीबत हो मेरे साथ खड़ा रहता है। दोस्त तो कई बार बहुत होते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो काम नहीं आते। पर यूएसएसआर वाज नॉट लाइक दैट, एंड यूएसएसआर स्टूड अवे विद इंडिया इन ऑल सर्कमस्टांसेस, बट लेटर व्हेन यूएसएसआर का खुद का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद फिर हमें अपनी नीति को दोबारा बदलनी पड़ी। 1971 से लेकर 1991 तक का दौर रहा, जिसमें हमने
क्षेत्र में, भारत इस इंडियन क्षेत्र में, इंडियन रीजनल असर्शन कि हमने अपनी प्रभाविकता को यहाँ दिखाया। 1971 में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहा जिसने हमें बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। उन्होंने हमारी आर्थिक विदेश नीति में एक तब्दीली की और फिर बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई। इससे हमें खास फायदा ये हुआ कि अब तक 1971 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान से हमें समस्या ये थी कि जब भी युद्ध होता था, वॉर होता था, जो 2-3 वॉर हुए, तो पाकिस्तान हमें दो तरफ से हमला करता था, तो हमें दोनों फ्रंट्स में उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। इधर बांग्लादेश में लड़ाई करनी पड़ती थी, इधर पाकिस्तान में लड़ाई करनी पड़ती थी, जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसमें लड़ाई करनी पड़ती थी। ये हमारे लिए हमारी फोर्सेस को डिवाइड कर देता था। तो ऐसे में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया, वो भारत के लिए बहुत हितकर था, जिसने भारत को मतलब उसकी जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया। इस समय पे एक और रहा कि यूएस, चाइना, पाकिस्तान, ये एक नीति में एक इन्होंने गुट बनाया, और इससे भारत के अपने जो थ्रेट थे, अपनी जो कोशिश थी कि हम जो है क्षेत्रीय शक्ति बने, वो कमजोर होने लगे। भारत के ऊपर जब भारत ने पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में पोखरण बंद किया था, उसके बाद भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए अमेरिका द्वारा, कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए 1974 में। तो ऐसे में भारत ने, अब ये अपने आप में एक बड़ी नीति थी जिसमें हमने अपने आप को क्षेत्रीय तौर पर असर्ट करने के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, नाभिकीय बम को छोड़ा। अच्छा, जो इसकी ये जो नीति में तब्दील हुई, वो तब्दीली आई 1991 में। 1991 आते आते जो कम्युनिज्म था और जो कम्युनिस्ट लॉबी थी, दैट वाज लेड बाय यूएसएसआर, वो खत्म हो गई, वो उसका डिक्लाइन हो गया और यूएसएसआर खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका कोलैप्स हो गया। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्त था, हमारा जो अलाई था, वही गायब हो गया। और दूसरा कारण हुआ, एक तो ये कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, दूसरा हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, भारत की जो आर्थिक स्थिति 1991 में बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इन दोनों कारणों से भारत को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी तीनों को बदलना पड़ा। ठीक है, इसके बाद के हम दौर को बोल सकते हैं एरा ऑफ सेफ गार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, हम अपनी जो क्षेत्रीय ऑटोनॉमी है, किसको क्या बोलेंगे, सेफ गार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, ऑटोनॉमी के लिए हिंदी में शब्द क्या होता है यार, मतलब हमारा जो वो है स्वायत्तता, इसका हिंदी होती है स्वायत्तता। स्वायत्तता, तो हमारी जो स्वायत्तता है उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये हमने अपनी नीति में फिर उसके बाद 1991 से 98 तक ये परिवर्तन किए, और हमने जो है यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है, अब 1991 में क्या हुआ, जो बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है, दो पोल थे, दो धड़े थे, अब यहाँ से 1991 से अमेरिका को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया कि वो यूनिपोलर हो गया। अब दुनिया में वो अकेली बड़ी शक्ति रह गया। तो इसके कारण भी भारत को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा। भारत ने अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर वेपन की ऑप्शन पोखरण 2 दोबारा से किया, और वो टेस्ट किया, और भारत ने अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ और अदर एशियन कंट्रीज के साथ
एंगेजमेंट शुरू किया। ये भी महत्वपूर्ण पॉलिसी है कि हमने न्यूक्लियर वेपन चलाने के बाद अमेरिका, इजराइल और एशियान के नज़दीक आने की, ये जो है सभी जो है उस समय तक बड़ी शक्तियां थी। तो भारत ने जो एक आइसोलेशन वाला दौर था उसको छोड़ के अन्य शक्तियों के साथ एक गठजोड़ बनाना या उनके साथ जुड़कर चलने की नीति को अपनाना शुरू किया। 1998 से लेकर 2013 तक का जो दौर है उसमें हम भारत को एक ऐसा बैलेंसिंग पावर कह सकते हैं। हमारा जो योगदान मुख्य रहे हो गया बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना, क्योंकि चीन का जो उद्भव हो रहा था, चीन का जो राइज हो रहा था, उससे हर एक कोई और विशेष रूप से अमेरिका खास तौर पर इससे कंसर्न होने लगा। अमेरिका की नीति क्या है? अमेरिका फर्स्ट। तो उसने जब ये देखा कि चीन जो है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे कारणों से हो गया, ऐसा नहीं है। विदेश नीति जो होती है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है जो हमारी कैपेसिटी से बियॉन्ड है। जब 1991 में कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर हुआ तो समीकरण बदल गए, पर यहाँ पर समीकरण बदलने के साथ साथ अमेरिका की जो प्रभुसत्ता थी वो बढ़ती गई, पर साथ साथ एक और भी इशू आने लगा कि चाइना इस समय पर चुपचाप से सन 1980 से लेकर या 75-76 से लेकर लगातार चुपचाप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ था, आर्थिक तरक्की के लिए लगातार काम कर रहा था। उसने अपना जीडीपी डबल डिजिट तक पहुंचा दिया था। आर्थिक तरक्की यहाँ चुपचाप होती जा रही थी। इस आर्थिक तरक्की होने के कारण से ये क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन रहा था और धीरे धीरे यूएसए को भी ये रियलाइज हुआ कि हाँ, चाइना एशिया के अंदर में एक बड़ी शक्ति बन सकता है। तो उसको बड़ी शक्ति को कंट्रोल में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए अमेरिका ने भी इंडिया की तरफ झुकाव बनाना शुरू किया, सो दैट बैलेंस ऑफ पावर। अगर चाइना रहेगा तो चाइना को काउंटर कौन कर सकता है? केवल इंडिया ही काउंटर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर ही वो कैपेसिटी है, ह्यूमन रिसोर्स है, अदर रिसोर्सेज हैं जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग पावर का काम इसने किया। सेम चीज हमें इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में भी दिखती है। अच्छा, यहाँ पर चाइना से हमारे ज्यादातर चीजों में झगड़े हैं, ठीक है, चाइना से हमारी चीजों में हमारे जो उनके साथ कुछ चीज़ों में, चाइना के ज़्यादातर चीज़ों में, कुछ में नहीं, ज़्यादातर में, इकोनॉमी में, मिलिट्री इशूज में, पॉलिटिकल में, बाउंड्री डिस्प्यूट, काफ़ी सारे हमारे चाइना के साथ इशूज हैं। बट कुछ जगह हैं जहाँ पर हमारे और चाइना के हित मिलते हैं। वो कौन सी जगह हैं जहाँ हमारे और चाइना के हित मिलते हैं? ब्रिक्स। बताइए, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें हमारे और चाइना के हित कॉमन हो? ब्रिक्स। क्या? सर नेविगेशन ऑफ सी में। नेविगेशन ऑफ सी में कैसे होगा? चाइना का सी बिल्कुल अलग साइड में, इकोनॉमी, चाइना, साउथ सर चाइना। क्लाइमेट चेंज। मैन्युफैक्चरिंग में सर, मैन्युफैक्चरिंग में तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में तो भारत जो है, भारत ने अभी वो छोड़ दिया। ट्रेड और इकोनॉमी में तो हमारी चीन के साथ सबसे ज्यादा खटपट है, क्योंकि भारत सर न्यूक्लियर टेस्ट, एग्रीकल्चर पर भारत जो है ट्रेड के मामले में हमारा बहुत इससे कोई खास दोस्ताना नहीं है, क्योंकि हम चाइना की वजह से ट्रेड डेफिसिट सफर कर रहे हैं। हम चाइना से लेने वाले हैं, हम चाइना को देते कुछ खास नहीं है, तो हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है इनके साथ। दूसरा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, क्योंकि वो डेवलप नहीं होने देता। उसके पास पैसा भी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यहाँ का आदमी बनाएगा क्यों अगर वहाँ से चाइना से आने वाली चीज़ 100 रुपये की मिलती है, यहाँ पर वही चीज़ 150 रुपये में मिलती है, तो आप 150 रुपये की चीज़ थोड़ी खरीदते हो, आप तो 100 रुपये की चीज़ खरीदते हो। कल्चर और रिलीजन,
कल्चर और रिलीजन बहुत हद तक, पर ये प्रभावित नहीं करता। जहाँ हमारे कॉमनैलिटी है थोड़ी सी, वो एक है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हम दोनों देश क्या है, डेवलपिंग वाली कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई हमने जो अभी वो पढ़ा था कल परसों, कौन सा था, पेरिस एग्रीमेंट और ये जितना नेशनली कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योटो प्रोटोकॉल, वहाँ पर हमारी कॉमनैलिटी चाइना के साथ आती है, क्योंकि चाइना भी ये कहता है कि भाई अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट बियर करनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि हाँ, हमारे जो है आपको इसकी कॉस्ट आपको बियर करनी चाहिए, अमेरिका को, यूएस, अमेरिका को, यूके को, अदर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को। हम कहते हैं पॉल्यूटर शुड पे, पॉल्यूटर टू पे। जिसने प्रदूषण किया है वो पे करे ना, हम क्यों पे करें, हम क्यों खर्चा, हम कहाँ से खर्चा करें? पहले बात हमारे पास है नहीं, दूसरा पॉल्यूशन आपने किया है और अब आप डेवलपिंग वर्ल्ड को ये कह रहे हो कि आप जिम्मेदारी ले लो, हम कैसे ले सकते हैं? इसके अलावा हमारी थोड़ी बहुत जो वो है, वो यहाँ पर है, रशिया के साथ जो संबंध है, जिसके कारण मतलब हम जो एक क्षेत्रीय बड़ी शक्ति है, डेवलपिंग जो स्टेटस है, ये हमारी कॉमनैलिटी है, जिसमें हमने ब्रिक्स बनाया है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो ग्रुप बनाया है, ये हमारी कॉमनैलिटी है चाइना के साथ। बाकी ज्यादातर जगहों पर हमारे उससे अच्छे संबंध नहीं है। इनफैक्ट हमने जो RCEP एग्रीमेंट है, फाइनल होने के बाद भी लास्ट स्टेज पे क्यों विड्रॉ किया? सर चाइना उसका कारण है सर, कि हमें ये फियर है कि चाइना हमारे देश में अगर हमने फ्री ड्यूटी कर दी तो सारा चाइनीज सामान भारत में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 2013 से हम एनर्जेटिक एंगेजमेंट, जस्ट टू कॉइन अ वर्ड, यहाँ से आगे की कहानी आप सबको पता है कि आज के समय में हमारा जो है क्या स्थिति है, विदेश नीति में हम क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके के डायनेमिज्म को हम फॉलो करते हैं। तो भारत के लिए आज जो इम्पोर्टेंट चीज है, नंबर 1, वी आर अ मेजर इकोनॉमी। भारत का जो टैलेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी पूरी दुनिया में कदर है। भारत को छोड़ के सब जगह पर भारत के टैलेंट की कदर है। दे अप्रिशिएट हमारे टैलेंट को कि हाँ ये लोग होशियार होते हैं, गणित में अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ छोड़कर ही बाकी सब जगह रिलेटिवली बेटर ऑफ होते हैं। और आप लोगों को भी मैं एक बात जरूर कहूँगा, जस्ट अ फूड फॉर थॉट, आपको कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपनी तैयारी छोड़ के वो करते, बट हमें जो है फॉरेन एजुकेशन की तरफ हिचकना नहीं चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो तो फॉरेन एजुकेशन इज आज के समय में, आज के खासतौर में आज के समय में जब भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक हाई लेवल पर है, वेरी हाई लेवल पर है, एजुकेटेड, अच्छे एजुकेटेड बच्चों को भी नौकरियां ढंग की नहीं मिल रही हैं, मैं समझता हूँ फॉरेन एजुकेशन कैन बी एन ऑप्शन। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि हम में से काफ़ी को इंग्लिश आती है, पढ़ाई लिखाई में मेहनती हैं, और अगर आप फॉरेन एजुकेशन परस्यू करके बाहर चले जाते हैं, बाहर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की अपॉर्चुनिटीज यहाँ से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप में से कोई सोचता है, अभी तो नहीं, पर अगर आने वाले समय में अगर आपके पास टाइम और रिसोर्स है तो थिंक अबाउट फॉरेन एजुकेशन। फॉरेन विदेश की शिक्षा से हिचकिचाओ मत। अगर आप विदेश में शिक्षा के लिए चले जाते हो तो वहाँ पर जो है आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, आपके सर्वाइवल रिलेटेड। 2-4 साल आप रख लेते हो, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी याद रखिएगा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है,
मैं आप लोगों के काम की बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय यहाँ पर ले लेता हूँ, सबके काम की चीज। इट्स नॉट दैट कि आई वांट टू डिस्करेज यू फ्रॉम सिविल सर्विसेज, बट आई वांट टू कीप यू अवेयर अबाउट कि अभी हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि इस समय की दुनिया में हो क्या रहा है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और ये जो अमीर देश हैं ये शामिल हैं, इनके पास एक बड़ी समस्या है। वो फॉरेन एजुकेशन के लिए हमें क्यों बुलाना चाहते हैं? एनीबडी? ह्यूमन रिसोर्स ग्रेट टैलेंट। बहुत अच्छी बात है। उनका जो डेमोग्राफिक आज के समय में उनकी जो डेमोग्राफी है वो हाईली इनवर्ट हो चुकी है। सर इंडियन टैलेंटेड होते हैं। नहीं, टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। देखो यार, ये कई चीज ना मिथ मत पालो, कोई टैलेंट नहीं होता। आपको बहुत फ्रैंकली बोल देता हूँ, ये मिथ मत पालना कि हम टैलेंटेड है, मेरिट है। तो 20 साल पहले हम टैलेंटेड नहीं थे। 20 साल पहले भी तो वही पोलाइटफुल बिहेवियर की वजह से। ऐसा भी कुछ नहीं है। उनका बहुत लोग हैं जिनका पोलाइट बिहेवियर है, नहीं इनमें तो कोई चीज नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीज मतलब ठीक है, ये सब कहने के लिए बातें अच्छी हैं। जो बेसिक रीजन है कि हमारी जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की डेमोग्राफी है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड डेमोग्राफी क्या होती है? ये है उनकी डेमोग्राफी। यंग एज इंडिया में अधिक है और वेस्टर्न में जो ओल्ड एज ज्यादा है। मेरे को भी बोल दो यार, बता देना। ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम क्या है? वहाँ एक बहुत भारी प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो पॉपुलेशन होती है ना, 18 से 60 साल के आदमी को ही आप उम्मीद कर सकते हो कि काम करेगा। ठीक है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो 18 से, भाई बच्चे से तो उम्मीद नहीं कर सकते, तो हमने खुद कहा है चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। 60 साल के बाद आप रिटायर कर दे तो आदमी वैसे भी काम ज्यादा नहीं कर पाता, बुजुर्ग हो जाता है। ठीक है, अब आपको टैक्स कौन पे करेगा? पैसा कहाँ से आएगा किसी भी देश के लिए? रेवेन्यू आएगा कहाँ से? ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ही आपको रेवेन्यू देती है किसी भी सरकार को चलाने के लिए। ये वाली जो पॉपुलेशन होती है ये क्या होती है? अगर इसे दूसरे तरीके से कहें, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, दिस इज लाइबिलिटी। ये जिम्मेदारी है भाई, बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाओगे नहीं तो करेंगे क्या? वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। वो ये समझते हैं कि हाँ जिम्मेदारी है ये वाली पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए, और ये भी एक जिम्मेदारी है, अभी इसको हेल्थ केयर देना है और तमाम सुविधाएं देनी है, एजुकेशन देनी है और सब एम्प्लॉयमेंट देना है। इन दोनों कामों में, हेल्थ केयर और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसमें लगता है पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू से, टैक्स से आएगा। टैक्स कौन देगा? प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन तो है ही नहीं। 30-40% प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, 60% लाइबिलिटी है। भारत में उल्टा है। अभी अगर आप लोगों ने कभी जोक वाले वो कुछ पढ़े होंगे कि बाहर जो है वो एनकरेज करते हैं कि आप 4-4 बच्चे पैदा करो, या इस तरह के, वो वहां पर उल्टी पॉलिसी है। जैसे हमारे देश में पॉलिसी है ना, बच्चे पैदा मत करो, वहां पॉलिसी बिल्कुल उल्टी है। दे एनकरेज, अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करोगे वो आपको उसमें इंसेंटिवाइज करते हैं। जिनके 4 बच्चे हैं उनको इंसेंटिवाइज करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो। क्यों करते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए? क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जो छोटे बच्चों की पॉपुलेशन है, यही तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कल बनेगी। तो जो ये उनकी इन्वर्टेड डेमोग्राफी है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? रातों रात बच्चे तो पैदा हो नहीं सकते। हम आज कह दें कि बच्चे पैदा कर दो, बच्चे पैदा हो जाएंगे, बड़े होते होते भी तो टाइम लगेगा, उनको समय लगेगा। तो वो समय लगने तक क्या करेंगे? उनके देश का सिस्टम कैसे चलेगा? उनकी इकोनॉमी कैसे काम करेगी? ठीक
ठीक है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे होगी? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अब उन्होंने जो तरीका अपनाया है कि हम जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जो यंग पॉपुलेशन है, एजेड टाइप नहीं, ऐसा नहीं कि वो हम जो है बाकी लोगों को नहीं बुलाएंगे, 40 प्लस को नहीं बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? यंग पॉपुलेशन को। 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का बच्चा है उसको बुलाने के लिए तैयार है, अपॉर्चुनिटीज देने को तैयार है। तो ये एक फिनोमेना है, एक जरूरत है उनकी, जिस जरूरत को, क्योंकि उन्हें मैन पावर चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए। तो अगर हम में से कोई ये महसूस करता है कि आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज सीमित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वी आर अंडर गोइंग अ पीरियड ऑफ क्राइसिस, है ना। हम लोग कहीं निश्चित रूप से क्राइसिस के दौर में चल रहे हैं, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, वी आर अंडर गोइंग अ क्राइसिस। अब इस क्राइसिस के, ठीक है, ये क्राइसिस अपने आप कभी खत्म भी होगा अगर नीतियां बदलेंगी तो, पर जब तक नहीं बदलती तब तक हम क्या कर सकते हैं? So if any of you is looking for better opportunities, you may also see into foreign education. विदेश में एजुकेशन करने जाते हैं लोग, फिर वो वहीं पर एम्प्लॉयड हो जाते हैं, फिर आपकी इच्छा है आना चाहो आ जाओ, नहीं आना चाहो आ जाओ, gradually you can settle down there. This is a very good opportunity if someone is thinking of it. क्योंकि ज़्यादातर देश, हमारा देश व्हाट्सएप में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है किसने, फलां जी ने क्या बोला, किसने क्या किया, वो उसी में बिजी है, और वो उसी में बिजी रहेगा, उसे बिजी रखा जाता है कि हम उन्हीं फालतू चीज़ों में घूमते रहें, राजनीति में क्या हो रहा है, चाहे आपका कोई से ना हो, फिर भी हम राजनीति में ऐसा इंटरेस्ट लगा लेते हैं जैसे लगता है कि आज सुबह हम कुछ कर देंगे तो अब ये सारी सरकार बदल देंगे, हमारी सारी एनर्जी उस ओर जा रही है। ठीक है, कुछ लोग उसमें जाएं, कोई बात नहीं, वो मैं मना किसी को नहीं कर सकते, वो भी एक काम हो सकता है, परंतु अगर आप सोचते हैं तो दिस कुड बी एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ट्राई टू लर्न लैंग्वेजेस, ट्राई टू एक्सप्लोर दिस एरिया। और इसमें भाषा का कोई भेद नहीं है, जैसे हिंदी भाषा वाले लोग भी होंगे हमारे साथ में कुछ, है ना, उनको भी ऐसा लग सकता है कि अरे हमें तो इंग्लिश नहीं आती। यस, इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इसीलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि इंग्लिश भाषा पर देखो, आपकी कदर 2-3 चीज़ों से हो सकती है। इंग्लिश, कंप्यूटर, ये आपके असेट है, जो उनके पास नहीं है वो आपका असेट है। और दूसरा आपका ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट वैलेंट सबके पास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग की कमी कहीं नहीं है, परंतु आज उनके पास लोग नहीं है। तो आपको ये स्किल, भाषा का लैंग्वेज स्किल सीखिए, इंग्लिश सीखिए, लैंग्वेज में मतलब अदर लैंग्वेजेस, और कंप्यूटर को आपको आना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स। अपना समय फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करके अगर आप एक फोकस तरीके से चलेंगे, यू मे लीड अ बेटर लाइफ, बेहतर जीवन की ओर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक सुझाव है जो मुझे इस मौके पर लगा, तो मैंने बोल दिया। आप अगर मैं कोई समझता हो तो इस ओर आगे सोच सकते हैं, आप भी आगे किसी को, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है जिसको आप सलाह देना चाहें, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है हमारे इसकी। हेलो सर। हाँ जी सर ये सर, जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सर, जैसे मोदी जी के जो पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी था सर, उसमें जैसे इंडिया फर्स्ट में सर एक होता है फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, और सर ये पारा डिप्लोमेसी, सर ये क्या है सर, समझ में नहीं आता सर। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी और सर पारा डिप्लोमेसी सर। पारा, जी पारा नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, स्पेलिंग बता सकते हो? सर उसका सर करंट अफेयर्स में सर जैसे पढ़ रहा था ना सर, इंडिया फर्स्ट में एक होता फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, और सर एक होता मतलब पारा डिप्लोमेसी, उसके बारे में जैसे वहां पर सर जो बताया गया आप एक काम करना, इनोसेटिव आइडिया। आप ना एक बार भेज देना, मैं अभी इस टर्म को, पारा को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप स्पेल नहीं कर पा रहे या मैं इसको नहीं जान पा रहा हूँ,
डिप्लोमेसी के कई लेवल होते हैं। डिप्लोमेसी करने के जो हमारे संबंध होते हैं, डिप्लोमेटिक संबंध, उनको कई तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। जैसे डिप्लोमेसी के लेवल्स की बात करें, वैसे अभी वो आगे आएगा तो मैं वहाँ पर आपके साथ इसे डिस्कस कर लूँगा, परंतु डिप्लोमेटिक चैनल्स कई लेवल पर काम कर सकते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट चैनल, ठीक है। डायरेक्ट चैनल होता है गवर्नमेंट से बात करती है, प्राइम मिनिस्टर से बात करता है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर सेक्रेटरीज आपस में बातचीत करते हैं और दोनों वो लोगों को सुलझाते हैं, ठीक है, इश्यूज को वो सुलझाते हैं, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्ट डिप्लोमेसी और इसको बोलते हैं कौन सा क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए हम, कौन सी डिप्लोमेसी होती है ये, कौन सी डिप्लोमेसी बोलते हैं, कोई बताएगा? 2+2 सर। 2+2 तो मैकेनिज्म है, 2+2 इज नॉट। मैं बात कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट से बात करती है, अभी मैं बता देता हूँ आपको, मेरे वो वर्ड क्लिक अभी नहीं कर रहा है, तो जैसे करता है। दूसरा तरीका हो सकता है डिप्लोमेसी का सेमी ऑफिशियल, जैसे हमारे एनजीओज हो गए, एमपीज का एक डेलीगेशन चला गया, ठीक है। ये किसी गवर्नमेंट के मीटिंग में नहीं गया, यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में डिस्कशन होता है, ट्रीटीज होती हैं कि हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे, आप हमें ये देना, हम आपको ये देंगे। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे 2+2 का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिसमें डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर, ये नहीं, फॉरेन मिनिस्टर आप बात करते हैं दोनों साइड के, या फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी बात करते हैं, तो एक ये चैनल होता है। फिर एक होता है सेमी ऑफिशियल चैनल, जिसमें जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं या एक हद तक लेजिस्लेचर जैसे हो गया या कोर्ट हो गया, वो लोग जाकर एक संबंध स्थापित करते हैं। और एक होता है जो कल्चरल रिलेशन, कल्चरल डिप्लोमेसी, जिसमें हम कल्चरली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे गेम क्रिकेट। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हमने इस्तेमाल की कि भाई हमें किसी देश के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं, बुरे बनाने हैं, हमने उनके साथ क्रिकेट खेलना छोड़ दिया या उनका कभी हम चले गए, तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी या इस तरीके के जो अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनके जरिए भी डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टीयर 1 डिप्लोमेसी, मुझे एग्जैक्टली शब्द यहाँ क्लिक नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो डिप्लोमेसी के अंदर में यूज करते हैं, और हम आगे बात पर और चर्चा भी करेंगे। हमारे जो नीति है, मुझे ये कंप्लीट कर लेने दो यार, थोड़ा सा ही बचा होगा ये, ताकि फिर हम जो है, क्योंकि 10-5 मिनट ही क्लास के भी बचे, तो उसके बाद हमने ये एनर्जेटिक एंगेजमेंट में भारत धीरे धीरे जो है ग्रेटर रियलिज्म की तरफ, ज़्यादा व्यवहारिक तौर पर हम किस तरीके से अपने, जैसे नॉन अलाइनमेंट को एक ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी, ज़्यादा आशावादी पॉलिसी माना गया, ठीक है। तो वहाँ से हम आगे बढ़कर मोर रियलिस्टिक तौर पर काम करना चाहते हैं, तो इस नीति को हम जो है रियलिस्टिक पॉलिसी करते हैं, बोलते हैं। और भारत धीरे धीरे इसकी ओर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, उसे भी लगता है कि ठीक है, हमें अपने अच्छे और बुरे दोस्त बनाने चाहिए। हमारी दूसरी जो प्रायोरिटी है वो है नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, क्योंकि जब तक हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बनेंगे, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, हम एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल पावर नहीं बन सकते। जैसे चाइना का जो असर्टिवनेस है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस तरीके के इनिशिएटिव को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें एक मजबूत इकोनॉमी बनना ही पड़ेगा, तभी हम ये काम कर सकते हैं। नीड ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, आज के समय में हमारी आवश्यकता क्या है कि हमें एक आदमी से अलाइन करने की जरूरत नहीं है, या एक देश या 2 देशों से, हम सबके साथ मिले। आज हम यूएसए के साथ भी संबंध रखते हैं, आज हम रशिया के साथ भी संबंध रखते हैं, आज हम चाइना के साथ भी थोड़े बहुत संबंध रखते हैं, आज हम ब्राजील, साउथ अफ्रीका के साथ जो भी प्रभाव, या यूरोपियन यूनियन, जर्मनी,
जो जिनमें से कई देशों की अपनी नीति हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, परंतु आज के दौर में हम मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं कि हम बहुपक्षीय रखें अपना अलाइनमेंट। किसी एक आदमी से दोस्ती करोगे, अब उससे तुम्हारी दोस्ती खराब हो गई या वो आदमी खुद दिक्कत में आ गया, जैसे यूएसएसआर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो खुद दिक्कत में आ गया, हम ऑटोमेटिकली दिक्कत में आ गए। तो ऐसी नीति ना बनाकर हम मल्टी अलाइनमेंट की नीति बनाएं, ये हमें ज्यादा स्पेस देती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है। इसलिए और आज के समय में जैसे ये हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, मामल्लापुरम में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ कार्यक्रम हुआ था, RIC रशिया इंडिया चाइना कार्यक्रम हुआ, फिर ये यूएस के प्राइम मिनिस्टर और भारत का जो ये कार्यक्रम हुआ, क्वाड जो एक कॉन्सेप्ट है, SCO ईरान सऊदी के साथ, इजराइल और पैलेस्टीन के साथ, तो हम लगभग सभी के साथ जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के समय में हम थोड़ी सी ग्रेटर रिस्क, ठीक है, हम ये वाली नीति, जैसे एक नीति हो सकती है भाई सबसे मिलकर चलो। अब ये सबसे मिलकर चलने वाली नीति में एक वो भी हो सकता है कि भाई ये लो रिस्क नीति है, इसमें खतरा नहीं है कोई भी आपको, पर इसमें फायदा भी नहीं है। तो हम यहाँ से थोड़ा बढ़कर अपनी सॉवरेनिटी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ग्रेटर रिस्क पॉलिसी पर भी की ओर भी हमें जाना चाहिए, हम उस ओर जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि हमें इमीडिएट टू राइट रीडिंग इनटू थिंग्स राइट। नंबर मतलब कि हमें सही तरीके से चीजों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है, इससे होगा क्या। अभी अफगानिस्तान का इशू आया, हम एक आइडियलिस्टिक स्टैंड भी ले सकते हैं, यार ये तो टेररिस्टों की गवर्नमेंट है, ये वहां पर ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये सब भी है, ठीक है, दिस कुड बी वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बट देन देयर कुड बी अदर वे ऑफ लुकिंग थिंग्स आल्सो। दूसरी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ जो है ये सरकार है, अब हम उसे अच्छा बोले गलत बोले, बट तालिबान इज द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, दैट इज द रियलिटी। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, दैट व्हाट इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया का हित कैसे साध सकते हैं और किस तरह से हमें चीज़ों को करना चाहिए, ये हमारे को अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी में लेके चलना चाहिए। तो सभी चीज़ों को भाई कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है ये तालिबान की तरफ, हम बहुत ज़्यादा तालिबान की तरफ झुक जाएं तो भी नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है अगर हम ये, जो मैं अभी लास्ट में बोल रहा था कि तालिबान के हम बहुत अच्छे, सर ये पॉसिबल कैसे होगा? कुछ देश में तालिबान को गवर्नमेंट मान रहा है, कुछ नहीं गवर्नमेंट मान रहा है, तो सर पॉसिबल होगा? नहीं, मान लेते हैं, अभी ये पहली चीज ये मान लेते हैं ना कि तालिबान वहां आज सत्ता में है, ये सत्ता है, अब हमें तालिबान के प्रति क्या रवैया रखना चाहिए? सर नॉर्मल रहना चाहिए, मॉडरेट रखना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे रिलेशन जो अदर कंट्री जो सपोर्ट नहीं कर रही वो फिर हमारे विपरीत खड़ी हो जाएंगी, तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनसे जो अगला नहीं ना रहा है। तो तालिबान के साथ हमारी जो नीति है वो हमें कैलकुलेटेड रखनी पड़ेगी, कई सारे रिस्क रखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई अगर हम ये सोचे कि तालिबान के प्रति हम फेवरिंग हो जाए, कल को हो सकता है तालिबान ही खत्म हो जाए, 2 साल 5 साल बाद, किसने देखा है, हो सकता है कल के न्यूज में भी था सर, ये कल के न्यूज में भी था सर, मतलब वहाँ का जो अब्दुल बडार है सर, वो इंडिया को बता रहे हैं जो अपना मतलब नंबर 1 सर दुश्मन मानते हैं सर उन्होंने। तो हमें ये चीज से बचना है कि भाई अपने को नंबर 1 दुश्मन ना बने। अब नंबर 1 दुश्मन बनेंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम होगी, डिफेंसेस के लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हम बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट भी ना जाए कि नहीं हमें कैसा स्टैंड थ्योरेटिकली ठीक लगे, पर वो हमारे अगेंस्ट हमको उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो ये सब हमारी तालिबान, ठीक है, ऐसा करते हैं, इस तालिबान को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप लोग इसको सोच सकते हो, आप सोचो इस पॉलिसी के ऊपर में, और कल हम ये थोड़ा सा डायस्पोरा या फॉरेन पॉलिसी पे अदर देशों की जो के साथ हमारे संबंध है उसकी चर्चा करेंगे। डायस्पोरा में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, डायस्पोरा हम लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन सर। ओके, बाय सर। Thank you, sir. Have a good day. Thank you.
थैंक यू सर।